नमस्कार, राष्ट्रीय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। मणिपुर से जो वीडियो वायरल हुआ है उससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। जी हां, मणिपुर का वीडियो अब काफी वायरल हो चुका है, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी ताने झेलने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर जोर शोर से बातचीत कर रही हैं और मुद्दा है भी ऐसा कि इस पे बात क्यों ना हो। आखिर महिलाओं की बात है और महिलाओं के इज्जत आबरू की बात है, भारत माता के इज्जत की बात है। ऐसी ही भारत की एक बेटी आकांक्षा राय हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में लॉयर हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राष्ट्रीय टीवी में। धन्यवाद सर, आपका और आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। जैसा कि आपने बताया कि मैं कुमारी आकांक्षा राय, बेहद सही कहा कि जो मणिपुर में घटना हुई है उस पर विचार विमर्श करना बेहद जरूरी है, अपनी बात रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास के कालखंड में हम सबका इतिहास दर्ज हो रहा है। तो बेहतर है कि आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आए, यही मेरा कहना है। कैसे आप इस घटना को देखती हैं, जो घटनाक्रम हुआ? आखिर ये 1 महीने पुराना है और काफी ये जो वीडियो है इसको दबा करके कहीं रखा गया होगा। हालांकि सरकार को इसकी सूचना तो होगी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में ये वीडियो वायरल हुआ है तो सरकार के भी कान खड़े हो गए, हाथ खड़े हो गए। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है और भी जो पार्टियां हैं, उन्होंने कस के बीजेपी पर इसकी क्लास ली है। और मुद्दा भी वैसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का झगड़ा हो। लेकिन जो चीजें मणिपुर में है, बार बार ये कही जा रही है कि हालात जो है बेकाबू हैं, हाथ से बाहर है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं? 1-1.5 महीने पुराना वीडियो है, अब जाके वायरल हो रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी, उनके वीडियोस भी वायरल नहीं होंगे। आप कैसे देखती हैं सर? यही बहुत है सर। 3 मई को वहां हिंसा शुरू होती है मैत्री वर्सेस कुकी समुदाय को लेकर, और कारण हिंसा का रहा। मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कहीं ना कहीं मैती समुदाय को शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें शामिल करती है किसी भी बिरादरी, किसी क्लास को एज शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स, तो उन्होंने कहा कि इसे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में डाला जाए मैती समुदाय को। इसको लेकर वहां के स्टूडेंट यूनियन का एक रैली निकाला जाता है। उस रैली के दौरान ही हिंसा भड़क जाती है और घर को आग लगा दिया जाता है, और वहीं से फिर शुरू होता है कारवां, तो आज तक थमने का नाम नहीं लिया। और ये वीडियो 2 महीने पहले की वीडियो है, जहां 2 महिलाओं को नहीं बल्कि 5 महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है, जिसमें कि महिलाओं ने अब ये कहना शुरू किया है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी रही हैं और जो भुक्तभोगी रही हैं, जो विक्टिम रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जो एजेंसी है जैसे पुलिस, उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गैदर्ड देयर और उनके सामने पुलिस नतमस्तक थी। उन्होंने हैंड ओवर कर दिया लड़कियों को, और आप उस वीडियो में देख रहे हो कि कितनी बुरी स्थिति हुई है। सर, अगर आज ये वीडियो वायरल नहीं होता तो वो सच्चाई कहां से निकल के आती? फिर तो क्या सरकारें, इनकी इंटरनल एजेंसीज, आईबी हो गई, बहुत सारी इंटरनल एजेंसीज काम करती हैं, पुलिस की अपनी खुफिया एजेंसीज होती हैं, बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। सरकार ने, गृह मंत्रालय ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, आर्मी डिप्लॉय किए गए थे, सारी एजेंसीज आर्टिकल 355 को इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे अपने पावर्स ले लिए थे स्टेट गवर्नमेंट से। इसके बावजूद भी घटना घटती है और इतनी बुरी परिस्थिति में चीजें आ जाती हैं सर, जिसे कहीं ना कहीं सोचना भी आज के इस मॉडर्न युग में, जहां नारी सबसे सर्वश्रेष्ठ, नारियों की सुरक्षा की बात हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से करते हैं, वो कितनी बड़ी बात है। और कहाँ है वो सुरक्षा? एक समुदाय, बेटी पढ़ाओ, ये आंदोलन के नारे दिए जाते हैं। इन बेटियों को किस तरह से आप बचा रहे हैं सर, कि नग्न करके, नग्न अवस्था में सड़क पे घसीटी जा रही हैं, उनके शरीर के अंगों के साथ फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। ये कैसा न्याय और कैसी व्यवस्था की बात हम करते हैं? सरकार को अपने देश के हर कोने में हो रही हर एक घटना के बारे में जानकारी होती है। जब वहां पे इंटरनेट बहाल किया गया है, तब वहां से वीडियोस निकल के आ रही हैं, और वो वीडियोस देखकर हम, आप और पूरे देश में आक्रोश है। और तब जाकर हमारे प्रधानमंत्री, जो खुद को चौकीदार कहते हैं, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उनका जुबान खुलता है। ये शर्म की बात नहीं? जो महिला समाज है उसमें तो इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा है और बहुत विरोध देखा जा रहा है, लगातार जो है बयान आ रहे हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इकलौता वीडियो तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस होंगे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो वहां पे ऐसे हुआ होगा, और दोनों समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है।
तो जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि हालात जो है बेकाबू है, हाथ से बाहर है और बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो इस मुद्दे को बिल्कुल लाइट लेना और क्या लोगों की जान के साथ, क्या महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं था। सर ऐसी घटना मैं अपने इतिहास के कालखंड को अगर पलटूं तो रिसेंट में अगर दिखता है तो 2002 का गुजरात दंगा दिखता है सर, जिस वक्त औरतों के साथ आज उसका रिसेंट में आप देखें तो प्रकोप आज भी इतना गहरा है कि बिल्किस बानो का केस आया था, आपने भी सुना होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख मुआवजा देने की बात कही थी। कारण क्या था कि 2002 के गुजरात दंगे में उनके साथ, जब वो प्रेग्नेंट थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ था और फिर उनको कंपनसेटरी प्रोविजंस लगाकर सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है और उनके दोषियों को आजीवन कारावास होता है सर। लेकिन आप हाल ही में देखें तो गुजरात सरकार ने उन सबको 10 के 10 को बरी किया है और बरी होने पे जो प्रोविजंस लगाए गए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्वेश्चन रेज किए हैं। तो सर ऐसी घटना 2002 में देखा हमने और उसको पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ाई करती हूँ तो पता चलता है कि स्थिति क्या थी। यथा स्थिति आज मणिपुर की वैसी ही है। दोनों समुदाय की औरतों के साथ ये घिनौनी हरकत हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी सर। आप वहां की छिटपुट जो वीडियोस आ रही हैं नेट ओपन होने के बाद, तो आप वहां के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहां जाकर देखिए, वहां की स्थिति देखिए। वहां औरतों का शौचालय का जगह नहीं, नहाने का जगह नहीं, सोने का ढंग का जगह नहीं। सर किस बात की प्रोटेक्शन आप फिर दे रहे हैं? वो टेंट हाउस में रह रही हैं, ओपन शेड में रह रही हैं और उस परिस्थिति में उनके साथ कब क्या घट जाए कोई नहीं जानता। और हालात सच में इंटेंस है, बेकाबू है सर। 2 महीने से मोर देन 77 डेज हो चुके हैं इस घटना का और अब तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। सरकार चाहती तो छोटा सा राज्य है, उसको अपने हाथ में ले सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस, जो स्टेट इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, उसे लगाकर वो ले सकती थी, मगर उसने नहीं लिया। कारण क्या हो रहा होगा, पॉलिटिकल है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है, वो सरकारें जाने। मगर जो भी आज घटना हुई सर, ये एक्सक्यूजेबल नहीं है किसी भी आदमी। आप एक नारी हैं और अक्सर ये जो घृणा है, ये जो हिंसा है, ये जो पॉलिटिकल डायलेमा के शिकार लोग हैं, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से भी, बहुत प्राचीन काल में भी जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो विक्टिम जो होते थे औरतें बच्चे ज़्यादा होते थे। आप चाहे 47 का दंगा देखें या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड देखें, वहाँ पे भी महिलाओं के साथ जो है ब्रूटली, या नोआखली के दंगे देखें, या आप केरल में चले जाएं, वहाँ पे जो दंगे हुए, या अभी लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, एक करके एक सूटकेस में जो फ्रिजो में ये जो चीजें देखा है। मतलब मेरा कहना ये है, ये जो हेट है, ये जो घृणा है, इसका शिकार जो है नारी ही क्यों, महिलाएं ही क्यों? सर इसकी मानसिकता पे अगर बात करी जाए और इसके पीछे देखा जाए तो रीजन आज नहीं है या पिछला कुछ दशक नहीं है, ये इतिहास बहुत पुराना है। आप प्री वैदिक एरा में पहुंचे और पोस्ट वैदिक एरा में पहुंचे सर, वहां से फर्क आपको दिखाई देगा। जिस वक्त हमारे देश में नहीं, दुनिया के हर एक कोने में आप देखें, जहां इंट्रूजन्स हुए, जहां इन्वेजन्स हुए, जहां किसी और का शासन आया, और कई बार देखा गया कि मोस्ट ऑफ द कंट्री हैज फेस्ड द पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमेशा से पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहा है। एक दौर ऐसा आया सर, स्पेशली तब जब इस्लामिक रूल्स आए, उस वक्त कहीं ना कहीं मानसिकता और उनकी सोच तो बताई जाती है कि पॉजिटिव रही, ताकि प्रोटेक्शन दिया जा सके औरतों को। इसलिए उनके प्रोटेक्शन में एक मर्द 10-10 औरत, जितनी कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्शन में लेने के लिए अपने जद में लेता था। तो सर कहीं ना कहीं औरतों को चैटल समझा गया, इस्तेमाल की चीजें समझी गई, गाय भैंस की तरह समझा। बिल्कुल। तो इसके पीछे का रीजन वही पुरानी सोच है। उसको बदलते बदलते राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन्होंने कितने कोशिश की है, तब जाकर ये आज समाज में सुधार दिख रहा है। कोई सोच बदली नहीं है। यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, आपका एरिया है, लॉ का एरिया है, तो यूसीसी की में बात हो रही है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हकों की बराबरी। लेकिन जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो लोग औरतों को यूज, मतलब जैसा आपने कहा, इस्तेमाल की चीज समझते हैं, तो वैसे लोग आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। खास करके मुस्लिम सोसाइटी में जो प्रैक्टिसेस हैं, 3 तलाक, हलाला, तो उनको दूर करने की जगह लोग उनकी वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूसीसी यानी महिलाओं को समान हक नहीं मिलना चाहिए, बराबरी नहीं मिलनी चाहिए। सर ये पहली बात की सर, ठीक है, ये वो इस्तेमाल की चीज तो समझते ही हैं, इसके साथ साथ अपनी इज्जत की भी चीज औरतों को ही समझते हैं।
वो पता नहीं इज्जत कहां से औरतें ही अपने कंधे पे लेकर ढोए, ये पता नहीं किस किताब ने लिख दी और कहां से लिख दिया गया। और आज पुरुष समाज हो या फिर स्त्री समाज, दोनों को मैं कहूंगी, दोनों इज्जत जो शब्द है ना वो कहीं ना कहीं औरतों के ही शरीर में या औरतों के ही कंधे पे डालकर देखते हैं, जो सही नहीं है। अगर किसी औरत के साथ ऐसी घटना हुई है सर, तो वो निंदनीय है, हमेशा से रहेगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो औरत थी ऐसा हो गया इज्जत चली गई, इसलिए नहीं, वो इंसान थी, ह्यूमन शी वाज, एंड दैट्स व्हाई इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो जब भी ये हेट्रेड की बात होती है, घृणा की बात होती है, युद्ध की बात होती है, तो इसमें जो औरतें ही हैं जो सबसे ज्यादा शिकार होती हैं इस घृणा की। और जो आप इज्जत की बात कर रही हैं, तो औरतें ही इस चीज को क्यों उठाएं? सर यूसीसी की बात आपने की, मैंने वो बात पूरा नहीं किया, मैं पूरा करती हूँ कि यूसीसी की मैं सबसे बड़ी सपोर्टर और सबसे बड़ी ये कह सकते हैं आपकी पैरोकार रही हूँ। सर जब आप हिंदू कोड बिल पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भारत में हिंदू कोड बिल लाने के वक्त जब आ रहा था, उस वक्त भारत पूरा आउटरेस पे था। उसकी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। एक इसी कारण की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे पुरुषात्मक सोच वाले लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो, संस्कृति, हिंदुइज्म, उनको लग रहा था कि हिंदुइज्म पे बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा। लेकिन बाद में चीजें बदलती हैं। बी.आर. अम्बेडकर उसी वक्त इस सोच में थे कि देन एंड देयर 1955 में ही औरतों को उनके फुल एब्सोल्यूट राइट इन प्रॉपर्टी दे दी जाए। वो बराबरी का हिस्सेदार समझ गए थे। उसी वक्त उन्हें को पार्टनर बनाना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं करने दिया गया। बाद में 2005 के ये पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट लाकर और हिंदू कोड बिल में हिंदू मैरिज एक्ट को हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव किए जाते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट में बदलाव आता है सर 2005 से। आज भारत में जितनी हिंदू औरतें हैं उन सबको को पार्टनर का अधिकार है, यानी जितना अधिकार प्रॉपर्टी में बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का है। एब्सोल्यूट ओनरशिप रखती है, यानी वो खरीद फरोख्त, अपने नाम पे रखना, डिस्पोज ऑफ करना प्रॉपर्टी, वो सब उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अगर आप दूसरे समुदाय की बात करें तो आज भी वो रिलीजियस एक्ट, रिलीजियस कागजों से गवर्न होते हैं सर, जो कहीं ना कहीं 4000 साल और कई साल बिल्कुल जो है वो नहीं है, गलत है, आज के वक्त में वो सूट ही नहीं करता। इस परिस्थिति में सर अगर आप उसको लेकर आना चाहते हो, एक बिरादरी की औरत आपके बगल में खड़ी है जो दुनिया भर के अधिकारों से लैस है। एक बिरादरी की औरत अभी खड़ी है आपके सामने जो कि कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जो है भी वो 1/6 सबको सरपास करने के बाद अगर कहीं बच गया तो उसके हिस्से में जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? क्या वो औरत ह्यूमन नहीं है? क्या वो नहीं चाहती है कि हमारा इस धरती पर उतना ही अधिकार हो जितना कि दूसरे बिरादरी का हो? तो सर ये एक बात हो गया, प्रॉपर्टी की बात होगी। सर तलाक की बात आपने की। आज हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 आप पढ़े तो उसमें एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस की बात नहीं करो, मैं बात कर रहा हूँ उन इनह्यूमन प्रैक्टिसेस की जो कि महिलाओं को इस सभ्य समाज में उनका हक दिलाने से रोक रहे हैं और उनको एक जानवर की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उन सभी प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं करता, मैं उन सभी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ जो कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने से रोक रहे हैं। तो क्या इसमें जो है पॉलिटिक्स जो है इस राह में रोड़ा बन रही है? जो लोगों के हालात हैं, जैसे मणिपुर के हालात हैं, या हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में उस समय गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, सेंट्रल में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। आज वही हालात मणिपुर में है, गवर्नमेंट बीजेपी की है सेंटर और स्टेट में। तो कहीं ना कहीं आम आदमी या जो आम महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार हैं। इस बात को आप कैसे देख रही हैं और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? और इस घटना को लेकर एक नारी होने के नाते आपके मन में क्या विचार हैं, आप बताइए। सर सही कहा आपने कि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, जैसे सरकार क्लेम करती है, इसके बावजूद भी व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। औरत हो सर, समाज में कानून की दृष्टि से भी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बांटे गए हैं। वीकर सेक्शन में बच्चे, औरत, बूढ़े, पीडब्ल्यूडी के लोग, डिसेबल्ड पर्सन, ये सब माने जाते हैं। इसमें औरत भी एक आती है सर। और राजनीतिक दलों का वोट बैंक भी ये वीकर सेक्शंस रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ले लें, चाहे जो भी पिछड़े वर्ग, हमेशा ये शब्द उनके कानों से, जबान से निकलते रहती है, हमारे कानों तक पहुंचते रहती है। उस पिछड़े वर्ग में कहीं ना कहीं महिलाओं को भी रखा गया है, दलित, कमजोर, गरीब, सब बिल्कुल।
तो वो पिछड़ों की वोट बैंक की राजनीति भी तो करनी है सर, लेकिन इस्तेमाल होते हुए छोड़ देना है। सर कौन आता है पूछने के लिए? वोट लेकर जाने के बाद पूछने के लिए कौन आता है? पैर धोकर तो वो पी लेंगे, वो दिखाएंगे, वो मीडिया में भी दिखा देंगे कि हम तो बड़ा पैर धोकर, मगर उन पे पेशाब भी करने वाले वही होते हैं, पैर धोने वाले भी वही होते हैं। तो राजनीति में औरतों की भागीदारी तभी बढ़ेगी, मेरा मानना है कि पीपल मस्ट बी अवेयर बाय देयर राइट्स, और ये अवेयरनेस तभी आएगी। ऐसे नहीं कि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ काउंट होता है सर सिग्नेचर से। If somebody is able to give signature, then they are literate, educated. So believe me, it's not the definition of education. Make everybody well educated, up to +2. औरतों को बनाना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। सर आज भी समाज डरता है औरतों को अधिकार बताने से। उन्हें लगता है कि अगर ये पढ़ लिख ली, समझ गई, तो फिर बगावत पे उतर आएंगी, इन्हें इतना डर है। तो वो आपको कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और कई बार राजनीतिक दल क्लेम करते हैं कि 33% का रिजर्वेशन इन लोकसभा और राज्यसभा, और Why not 50%? नॉट 50%, बट सर मैं रिजर्वेशन के शुरू से खिलाफ रही हूँ किसी तरह के। कि महिलाएं जो है बराबर है, घर 2 चक्के हैं अगर तो आधा चक्का महिला है, तो 50% क्यों नहीं 33%? सर I believe why reservation? Why reservation? Meaning thereby that you are considering that one will very weak. Meaning thereby that you are considering first week that it's most important to drag the country. Second week it is not. So why reservation? Make them so independent that they can chase like a man, as Bhavna is doing by making aeroplane or whatever. As I would appreciate so. To that lady, Ishita, Ravi Kishan's daughter, she has been selected as exactly. So she is not on the reservation quota, na. She is that much capable, or she is even I think probably कि पहली ऐसी लड़की है किसी पॉलिटिशियन की बेटी है जो कि बॉर्डर पे सर्व करने जा रही है। बाकी तो भाषणबाजियों में ही दिखाई देते हैं चीजें, लेकिन ये मैं अप्रिशिएट करूंगी इस बात को। तो ऐसे सशक्त बनाना बेहद जरूरी है, तभी जाकर आप पॉलिटिकली लड़कियों को एक्टिव देख पाएंगे। अगर कोई औरत सशक्त हो सकती है, हर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सशक्त हो सकती है, तो एक ही वजह से वो एक उसका परिवार उसे आगे ले आए। अब आते हैं थोड़ी से कानूनी बात करते हैं। मान लीजिए कि मणिपुर ही नहीं है, मणिपुर ही नहीं है, बिहार भी है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह महिलाओं को ईवटीजिंग, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला हो, लव जिहाद उसको एक्चुअली में कहें, तो मर्डर्स हो रहे हैं लड़कियों के, बच्चियों के, और उनको काट काट के फेंका जा रहा है, नदियों में फेंका जा रहा है, तालाबों में फेंका जा रहा है, मिट्टी में गाड़ दिया जा रहा है, फ्रिज में रखा जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट्स है ईवटीजिंग के, रेप के, मर्डर्स के, लड़कियों के खासकर, तो इनमें क्या कानूनी उपाय हैं और किस तरह के नियम लागू होने चाहिए, ताकि क्या सख्ती बरतनी जानी चाहिए कानून के तरफ से, और जो पीड़ित महिला है अगर किसी के साथ ईवटीजिंग हुई है या रेप हुआ है, वो लोग क्या कर सकते हैं? सर हमारे देश में एक सबसे बेहतर बात यह है कि हमारे पास कानून की कमी नहीं। हमारे पास ऐसे ऐसे कानून हैं जिन कानून को लागू अगर इफेक्टिवली कर दिया जाए तो एक वो कहा जाता है ना कि मंदिर से चप्पल न चोरी हो, ये स्थिति है। सर ये जो भी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हर ऐसी घटनाएं जो कि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर एसिड अटैक्स या फिर उन्हें काट देना, रेप विद मर्डर, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर्स है सर। इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मैटर की वजह से निर्भया कांड में फांसी दी गई, और ये जितने भी काटने वाले मैटर्स आ रहे हैं और दैट वुड बी काउंटेड एज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और at later stage you must be seen that they would be granted either life imprisonment or the death penalty। क्योंकि सर प्रोविजंस की बात करें तो हमारी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इतनी सशक्त है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एक्ट है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं हमारे यहाँ जो कि बन तो गए मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं रहा कि वो आज भी किसी को पता भी नहीं है, मगर आईपीसी सबको मालूम है, 302 सबको मालूम है, 307 सबको मालूम है, 376 सबको मालूम है। ये वो धाराएं हैं जिसमें कि आपको मौत की सजा तक दी जा सकती है। तो सर आप मर्डर करते हो, रेप विद द मर्डर के सेक्शंस जब आप पे लगते हैं तो आपकी कहीं से कहीं तक बचने की कोई संभावना ही नहीं है।
आप लॉज को लेकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरा शुरू से कहना रहा, जब लॉ की फील्ड में मैं उतरी उसी वक्त से मेरा मानना रहा कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि +2 तक sex education is highly necessary to make compulsory to understand people that it is necessary for the implementations for the development of mind or young minds, उसी तरह से मेरा यही कहना रहा कि +2 में एटलीस्ट +2 तक आते आते बच्चों को बेसिक लॉ की पढ़ाई भी देनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि भारत का संविधान क्या है। संविधान एक लॉ स्टूडेंट ही क्यों जाने सर, देश का हर नागरिक क्यों नहीं जानता कि संविधान क्या कहता है? वो तो हर किसी को जानना चाहिए कि वो इस देश में किस लॉ से गवर्न हो रहा है, उस पर कौन सी धाराएं लग रही हैं, वो क्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा तो उसको क्या मिल जाए। तो वो चीज मेरा मानना है कि 10 से +2 तक के बीच में बच्चों को लॉ की शिक्षा देनी चाहिए। एक चैप्टर होना चाहिए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर बेसिक मेजर लॉ जो है उनको बताया जाए, और तब जाकर डेटरेंट पनिशमेंट हैज ऑलवेज बीन अ एग्जाम्पल टू बी check or to control the behavior of the people. So deterrent punishment होनी चाहिए इसके लिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। आज कोई लोग कहते थे फांसी की सजा हो जाएगी निर्भया के केस में तो रेप केसेस कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कहाँ हुआ? नहीं हो रहा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉ फेलियर है, कहीं ना कहीं उसी का डर है कि ये गिड़गिड़ाते हैं फांसी पे चढ़ने के बाद कि सर हमने कुछ नहीं किया, सर हमने कुछ नहीं किया। तो ये हैवानियत अगर उतारना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि बेटों को शिक्षित करें, बताएं कि घर में एक औरत अगर है तो उसका क्या मतलब है, उन्हें शिक्षित करें। अब आप सर देखिए कि 1000 की भीड़ मणिपुर वाले केस में चल रही है, सामने 2 लड़कियां चल रही हैं नग्न अवस्था में। वो 1000 की भीड़ में जो लड़के हैं, जो सारे के सारे लड़के, वो कैसी दशा हो रही होगी जरा आप सोचिए कि वो प्रदर्शनी की चीज बन गई उनके लिए। यानी उनको ब्रूटैलिटी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती थी। तो क्यों? क्योंकि आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर वो ज्ञान ही नहीं है, वो बात ही नहीं है, वरना आप कंबल उड़ाने, चादर उड़ाने पहुंचते, उसे हटाने नहीं पहुंचते। फाइनल कमेंट क्या होगा मणिपुर के मामले में? आप क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या कहना चाहेंगी, लोगों से क्या कहना चाहेंगी? सर मणिपुर के मामले में मैं बेहद संवेदनशील हूं। इसको लेकर मैंने अपने पर्सनल व्यूज भी रखे हैं अपने चैनल पे, लेकिन मैं यही कहूंगी कि त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यूबी जसाइबी रेमेडियम की फॉलोज हम करते हैं, ये लेटिन मैगजिम से जहां कहता है कि जहां राइट है, जहां उनका वायलेशन है वहां रेमेडी है। ये तो ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन है। इसमें ICCPR, ICSCR के कई प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, उसके कई प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं। सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। सब कुछ ध्वस्त है सर। आज सरकार नंगे अवस्था में खड़ी है, हकीकत समझ में आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था, कानून, बिल्कुल ये सब नंगी अवस्था, ये सब नंगे अवस्था में खड़े हैं। इन सबका फेलियर दिख रहा है, उन 2 और उन 5 का नंगा होना। तो मैं यही कहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसी पनिशमेंट दी जाए ताकि उन्हें समझ आए कि जो उन्होंने किया है वो कतई इस सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं जहां भी हो रही हैं समाज के किसी भी कोने में, बच्चों के साथ, 3-3 साल की बच्चियों के साथ, 8-8 साल की बच्चियों के साथ, वो नहीं होना चाहिए। ये भूख, जो चाहे जिस तरह की भूख हो, इसको मिटाने के लिए कानून का डंडा तो चलना ही चाहिए, तभी ये बात थोड़ी काबू में आ सकती है सर। और साइकोलॉजिकल, आई थिंक दैट काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेकर चलते हैं, मगर हमने डेटरेंसी को भी दूर नहीं रखा। तो रिफॉर्मेटिव अप्रोच यही हो कि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, इनको काउंसलिंग सेशन दी जाए। अगर लगता है कि ये बहक रहे हैं, ये किसी और रास्ते पे मूव कर रहे हैं, तो इनको काउंसिल किया जाए, इनको सही रास्ते पे लाया जाए। और ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी है, सरकारों की है, NGOs की है, कोर्ट्स की है। कोर्ट आज तक मम रहा। मणिपुर वाले ये में पिटिशन रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जब ये घटना सामने आई है तो चीफ जस्टिस का बयान आता है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो कार्रवाई हम करेंगे। तो ये सर आपकी आकांक्षा राय जो की बात कर रही थी हमसे मणिपुर के मुद्दे में। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस राष्ट्रीय टीवी के शो में आए, और अभी तक के लिए इतना ही। मणिपुर के हालात जल्द से जल्द सुधरे और मणिपुर कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो, ऐसी मांग राष्ट्रीय टीवी करता है। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।